अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आईआर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी। फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होगा। ये वो पॉलिसी होती है कि जो कि स्टेट जब आपस में एक दूसरे के साथ दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस इस्तवार करते हैं या रिलेशंस बिल्ड करते हैं, तो उनके दरमियान जो कन्वर्सेशंस होती हैं, जो वहाँ पर उन दोनों के उन स्टेट्स के आपस के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, उनको किस तरह मेंटेन करना है और वहाँ पर अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको किस तरह पुरसू करना है। तो इस बेस पे जो पॉलिसी जो यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इज़ द पॉलिसी टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। बेसिकली ये जो आप इंटरनेशनल लेवल पे विद अदर व्हाइल कंसीडरिंग अदर नेशंस एंड आप न जब दूसरी नेशंस के साथ अपने जो रिलेशंस होते हैं उनको बिल्ड करते हुए जो पॉलिसी अपनाते हैं उसको बेसिकली कहते हैं। लेकिन उस दौरान आपने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको लाजमी अचीव करना होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक कंसिडरेशन। आपकी जो ओवरऑल इंटरनल इश्यूज़ होती हैं, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं या ओवरऑल जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, वो भी काफ़ी एक बेस बनती है ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं आपके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। बेसिकली डिप्लोमेसी इज़ यूज्ड एज़ अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि आपके जो डिप्लोमेट्स होते हैं या ओवरऑल एम्बेसडर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो एज़ ए एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी का काम करते हैं। थुसिडाइड्स जो कि हमने पढ़ा था, ये एक रियलिस्ट थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इन ग्रीक सिटी स्टेट्स एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ सिटी स्टेट्स वाज़ शेप्ड बाय डोमेस्टिक कंसिडरेशन। ये इनके मुताबिक कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स इनके ऊपर इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी कि वो बता रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर था विद अदर सिटी स्टेट्स वो दैट वाज शेप्ड बाय डोमेस्टिक कंसिडरेशंस। लाइक आपको यहाँ पर मैं डोमेस्टिक कंसिडरेशन की एग्जांपल दे दूँ। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के जितने भी मसाइल हैं या पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसानों के कोई मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ना, ये सारी आपके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। किस तरह? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल chaos होगा, तो बेसिकली क्या करेगा? आपके यूएस के साथ जो रिलेशंस होंगे, आपके चाइना के साथ रिलेशंस, आपके यूएसएसआर के साथ रिलेशन, इनके रशिया के साथ रिलेशंस, उसके अलावा आपके यूके के साथ रिलेशन, ये सारे जो आपके सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस, वो काफ़ी इम्पैक्ट होंगे। सिर्फ एक एग्जांपल देके आगे जाऊँगा। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, उसने अपना विज़िट कैंसल कर दिया। क्या हुआ? एक इंटरनल इश्यू था, डोमेस्टिक प्रॉब्लम था, उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, एक्सटर्नल इश्यू के ऊपर वो एक अपना जो है इम्पैक्ट छोड़ा। ठीक है? इसी तरह ये जो डोमेस्टिक कंसिडरेशंस होती हैं, ये हम फर्दर देखते हैं इन्हें। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो डोमेस्टिक इसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी को हम डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स में, एक है डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स और दूसरे हैं एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जिनको कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले है जी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। ठीक है? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करती है। कैसे जी? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ गिव लाइसेंस टू इंटरवीन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह यूएस के साथ है, मतलब कि वो एक एज़ ए यूएस की ओवरऑल जो पॉलिसी रही है सिंस पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, तो उनकी जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी रही है, उसने इराक के अंदर इंटरवीन किया, उसने अफ़गानिस्तान के अंदर किया, उसने फिर इराक में किया, उसके बाद वो सीरिया गया, लीबिया गया, मिडल ईस्ट की से वो नहीं वो हटा, ठीक है? अभी वो यूक्रेन के अंदर भी वहाँ पर वो काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है। बेसिकली क्या है? उसकी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है और क्यों है? क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पर हम किसी और कंट्री की एग्ज़ाम्पल ले लें, लाइक पाकिस्तान की ले लें, हम इंटरवेंशनिस्ट कभी भी नहीं होंगे, हम हमेशा डिफेंसिव रहेंगे बिकॉज़ वी हैव नॉट सच सॉर्ट ऑफ इतनी हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि हम इंटरवीन कर सकें किसी भी इस तरह की सिचुएशन में। आप कभी आपने सोचा हो या कभी आप इस तरह देख सकते हैं कि कोई अफ्रीका का कोई कंट्री लाइक उगांडा, लाइक ज़ाम्बिया, वो कहीं पर इंटरवेंशन करते हैं? नहीं कर सकते बिकॉज़ उनके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ही नहीं होती। जब आपके पास
मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो आपकी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी होगी, जब आपकी मिलिट्री वीक होगी तब आपकी जो पॉलिसी होनी है वो डिफेंसिव मोड पे होंगी आप। नेक्स्ट देखें तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ये भी बहुत आपके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। अब ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ये बेसिकली डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट है। अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी है या पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और वो अच्छा बूम कर रही है, तो क्या होगा, ओवरऑल पाकिस्तान भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान आईएमएफ को मुंह नहीं लगाएगा। पाकिस्तान ओवरऑल जो है इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती नज़र आएगी आपको। पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो रिलेशंस होती हैं या ओवरऑल इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर उसकी से होती हुई नज़र आएगी। लेकिन और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ नॉट बूमिंग और वो एक डिरेलिंग इकोनॉमी है, तब पाकिस्तान हमेशा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना जो उसके मसाइल हैं वो आपको नज़र आएँगे। जैसे ही आपका एमबीएस का मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट कैंसल होता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान COP27 में जाता है और वहाँ पर भी वो एड वगैरह की बात करता हुआ नज़र आएगा। यूएन के जितने भी फोरम्स हैं वहाँ पर वो एड की बात करता हुआ नज़र आएगा। कभी भी उसने ट्रेड के ऊपर अगर किया भी है तो उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, ठीक है? उसके अलावा पाकिस्तान चाइना जाता है, पाकिस्तान और चाइना जब जाता है तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले अनाउंस करके जाता है, आई एम नॉट गोइंग फॉर चैरिटी टेकिंग चैरिटी, सम सॉर्ट ऑफ हेडिंग। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या कर रही हैं? वो बेसिकली इम्पैक्ट कर रही हैं ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, तो ये तो मैं पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ली, अगर आप देखें तो चाइना, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, चेकबुक डिप्लोमेसी को वो यूज़ कर रहा है। बी&आरआई के ज़रिए वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स अब तक लगा चुका है और जो उसका बी&आरआई प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 टू 3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ जो इसकी अभी तक अकॉर्डिंग टू कैस्पियन रोड जो कि बताई जा रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें तो कोल्ड वॉर के दौरान यूएस हैड बेटर इकोनॉमी देन यूएसएसआर, यूएसए वन एंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही थी जिसने कोल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर में यूएसएसआर जो कि सोवियत यूनियन था, उसकी जो शिकस्त थी वो बेसिकली कोल्ड वॉर के में इकोनॉमी की वजह से हुई। पॉल केनेडी अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, उसके अंदर उसने इस चीज़ को एंडोर्स किया है कि यूएसएसआर वाज कोलैप्स ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वीक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। और उसने क्योंकि अपनी जो मिलिट्री थी उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लिया था और उसने अलायंस साथ नहीं किया था टुवर्ड्स इकोनॉमी। तो इसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल वो वीक हुआ और अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया। जबकि यूएस जो था वो कोशिश करता रहा, उसकी ओवरऑल इकोनॉमी भी चलती रही, साथ-साथ उसकी वो जो कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ थी वो उनको भी बनाता रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जीत गया। और सेम सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया के साथ चल रही है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के साथ-साथ अपनी मिलिट्री को लेके चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सिर्फ मिलिट्री के ऊपर काम कर रहा है, अपनी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम यूएसएसआर जो कि उसका कोलैप्स था, कि हमें भी अपनी इकोनॉमी को लाज़मी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ द एरा ऑफ इकोनॉमी, नॉट द एरा ऑफ मिलिट्री और सिक्योरिटी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी। नेक्स्ट अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आल्सो गिव्स गारंटी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, जिस तरह G7 और G20 नेशंस हैं, ठीक है? मतलब कि आपके जो ओवरऑल इंटरनेशनल सही है, ओवरऑल इंटरनेशनल जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, उनके अंदर आपकी जो वर्थ है वो ज़्यादा बन जाती है। अगर इसकी मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको तो G20 मीटिंग्स हुई, इंडिया वाज़ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन दैट। उसके अलावा अगर क्वाड है, ऑकस है, ओवरऑल जितने भी मतलब कि इस टाइम रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं या ओवरऑल ग्रुपिंग्स हैं, उनके अंदर इंडिया आपको एज़ ए किंग मेकर नज़र आएगा बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है? मतलब कि वो एक लीडिंग इकोनॉमी है, बन रहा है काफ़ी। उसके अलावा चाइना तो वो वैसे ही एक सुपर पावर है ना। मैं सुपर पावर्स की साइड पे करके मैं सिर्फ़ जस्ट एक डेवलपिंग नेशन को इसलिए बार-बार एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज़ वी आर आल्सो पाकिस्तान इज़ आल्सो अ डेवलपिंग नेशन, सो इट हैज़ टू वर्क ऑन इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट अगर चलें तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आल्सो एंश्योर्स ग्रेटर मिलिटरी कैपेबिलिटीज़, मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा इकोनॉमी होगी, आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो आप इन्वेस्ट कर सकेंगे ना अपनी मिलिट्री के अंदर। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप मसाइल का शिकार होंगे। नेक्स्ट अगर चलें तो जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स में, वो भी काफ़ी
मैटर करती है इन योर फॉरेन पॉलिसी। किस तरह जी? अगर डेमोक्रेसी होगी तो ओपन फॉरेन पॉलिसी होगी, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात की जा रही होगी, मास मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप्स, उनका जो ओवरऑल कंसर्न्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा, उनको भी देखा जाएगा। इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो वियतनाम वार के अंदर जो यूएस ने विथड्रॉ किया था, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी, वो मैस मीडिया और जो पब्लिक इंटरेस्ट था, वो था कि यूएस को विथड्रॉ करना पड़ा। अदरवाइज़ यूएस का जो पेंटागन था दे वर नॉट रेडी टू विथड्रॉ फ्रॉम द वियतनाम बिकॉज़ इट वाज़ वेरी, वेरी, वेरी हेवी डिफीट ऑफ यूएसए। ठीक है, लेकिन उसने कोशिश की कि लेकिन उसने जो सबमिट किया था, वो बेसिकली मीडिया और जो पब्लिक के इंटरेस्ट थे, क्योंकि अवाम नहीं चाहती थी कि हम दोबारा हम वियतनाम वॉर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें बिकॉज़ अमेरिका वाज़ लूज़िंग मच मच वो एक ना सबसे जो बुरी डिफीट थी ना इन यूएसए जो उसकी फॉरेन इंटरवेंशंस थी, वो वियतनाम वॉर थी। तो डेमोक्रेसी अब वो क्या किया डेमोक्रेसी के ऊपर कि जो पब्लिक इंटरेस्ट था, मैस मीडिया था, उसने यूएस की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। इसी तरह जो मोनार्की होती है, उसके अंदर जो फ्यू एलीट होती है, सिर्फ़ वही फॉरेन पॉलिसी बनाती है। जिस तरह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो गया, इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और मोनार्क देख लें तो कि इस टाइम तो ये हाँ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो वहाँ पर भी ज़्यादातर जो लोगों के इंटरेस्ट हैं उनको नहीं देखा जाता। वो ओवरऑल मोनार्क्स जो होते हैं वो जो सोच रहे होते हैं वो वही कर रहे होते हैं। ठीक है? उसके अलावा अगर देखा जाए तो थियोक्रेसी जिसमें सुप्रीम रिलीजियस लीडर प्ले देयर क्रिटिकल रोल इन फॉरेन पॉलिसी जिनमें ईरान है, ईरान के अंदर ख़ामनई साहब वो और इमाम ख़ुमैनी ये काफ़ी इन्होंने रोल प्ले किया है इन देयर फॉरेन पॉलिसी थ्रू आउट द हिस्ट्री। सिमिलरली जो ऑटोक्रेसी होती है जिसके अंदर डिक्टेटर्स होते हैं, वो क्लोज़ फॉरेन पॉलिसी होती है, वो भी सिंपल एज़ ए डिक्टेटर काम किया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस तो उन्होंने सबमिट कर दिया था। क्या था? उन्होंने ना किसी से पूछा, ना किसी से कोई बात की एंड दे हैव टू सबमिट। दूसरी एग्ज़ाम्पल यूएस ने लियाकत अली खान से 1951 के अंदर लियाकत अली खान जब गए थे 1950 में शायद यूएस तो कोल्ड वॉर का हीरा था और उन्होंने बेसेस माँगी थी पाकिस्तान से। लेकिन लियाकत अली खान डेमोक्रेटिक लीडर थे तो उन्होंने ना दी। लेकिन जैसे ही अयूब खान साहब आए तो उन्होंने दोबारा माँगी, डिक्टेटर था, उसने सबमिट कर दिया एंड पाकिस्तान ने यूएस को बेसेस दे दी और उसके बाद हमारा जो इश्यू बना था U2 इंसिडेंट हुआ था। तो ये बेसिकली क्या था जो ऑटोक्रेट्स या डिक्टेटर्स होते हैं उनकी क्लोज़ फॉरेन पॉलिसी होती है, वो खुद डिसीजन करते हैं। थियोक्रेसी के अंदर रिलीजियस लीडर करता है, मोनार्की के अंदर कुछ लोग होते हैं जो मोनार्क होते हैं, जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इसी तरह जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट, मीडिया और सारी चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना होता है। तो अब ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, हमने 3 चीज़ें देखी हैं, एक मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, दूसरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तीसरी है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट देखें तो पब्लिक ओपिनियन, ये भी बहुत मैटर करती है इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन। किस तरह ये पब्लिक ओपिनियन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। फार्मर्स इन पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तान टू गिव एमएफएन स्टेटस टू इंडिया। एमएफएन स्टेटस ये होता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब इसमें ना ये एक एग्जांपल यूँ है कि इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था वो दिया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कभी भी नहीं दिया। रीज़न ये है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो ट्रेड थी, वो ट्रेड डेफ़िसिट में पाकिस्तान जाता था। मतलब कि इंडिया हमें अगर लेट्स सी $3 बिलियन डॉलर की हमें दे रहा है अपनी जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम सिर्फ़ $1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते थे। दूसरा, एक तो ये ट्रेड डेफ़िसिट का मसला था। दूसरी पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं ना, वो दे वर अगेंस्ट दिस फ़ेवर टू इंडिया बिकॉज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ये फ़ेवर इंडिया को दे देता है, तो पाकिस्तान के जो किसान हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे मसाइल होंगे। उनकी जो फ़सल है, वो फिर ट्रेड होगी, वो ज़्यादा इंडिया के साथ होगी एग्रीकल्चर की और बिकॉज़ इंडिया भी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, तो वहाँ से ज़्यादा सब्जियाँ या जो भी फल-फ्रूट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी होंगे, वो यहाँ पर आएँगे। तो यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बेस पे जो किसान हैं, वो इस चीज़ को जानते हुए उन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रोटेस्ट किया एंड पाकिस्तान नेवर गिव एमएफएन स्टेटस टू इंडिया।
Similarly, rice farmers in Japan prevented government to buy cheap rice from America. ये भी सेम सिचुएशन थी कि जो राइस थे जापान के अंदर उन्होंने ग्रो किए, तो वो जो ये बैक इन मतलब कि ये तकरीबन 2000 से 2008-10 की बात है, ये पुरानी बात है। तो जापान के अंदर जो राइसेस थे वो उन्होंने चावल की फसल उगाई, तो वो महँगे थे, जबकि जो उस टाइम की मिनिस्ट्री थी, वो यूएस से लेना चाह रही थी, जो कि सस्ते पड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने फर्दर गवर्नमेंट को इंश्योर करवाया कि नहीं, हमें वहाँ से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ हमारे जो फार्मर्स हैं, वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स इन जापान थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रिवेंट किया गवर्नमेंट को टू बाय चीप राइस फ्रॉम अमेरिका। तो उन्होंने वो डिसीजन नहीं किया था। अब उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक फॉरेन पॉलिसी जो एक्ट था, उसको उन्होंने चेंज करवाया गवर्नमेंट से। नेक्स्ट अगर चलें तो ट्रम्प विजिटेड प्रोटेस्ट इन यूके। जब ट्रम्प आए यूनाइटेड किंगडम में 2017 की 18 की बात है, जब वो प्रेसिडेंट थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पर भी जो जब आए, तो वहाँ पर लोगों ने काफ़ी एक प्रोटेस्ट किया था। बेसिकली क्या था, एक नेगेटिव इमेज था ऑफ ट्रम्प इन यूके, और वो बताया जा रहा था, दुनिया को ये बताया जा रहा था कि हम इसके आने से यहाँ पर खुश नहीं हुए। बेसिकली एक मैसेज था टुवर्ड्स द वर्ल्ड। 1979 Shah of Iran was dethroned and revolution took place। ये टूल नहीं है, took place in Iran। अब रेवोल्यूशन भी होता है, मतलब कि जो लोग होते हैं वो खुद इनकलाब लाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने जो लीडर्स होते हैं, और ये रेवोल्यूशंस कई बार आए हैं। मतलब कि अगर आप देखें, हिस्ट्री देख लें, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, ये क्यूबा के अंदर रेवोल्यूशन आया था, ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया, वो सारे क्या थे? वो बेसिकली अवाम के प्रोटेस्ट थे, अवाम उठी, उन्होंने वहाँ के जो लीडर थे उनको साइड पे किया, और एक नया डेमोक्रेटिक लीडर या कोई भी एक नया लीडर जो था, वो इमर्ज हुआ। इसी तरह सूडान के अंदर अभी पिछले 2-3 साल से वहाँ पर भी इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पर भी होता रहा है। Revolution was led by students. It is a public opinion that is restricting Pakistan to recognize Israel. Similarly, ये भी हमारी एक एग्जांपल, हम इसको भी कोट कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारी अवाम इस चीज़ के हक में नहीं है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करें। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए, तो हमारे रिकॉग्नाइज़ करने ना करने से उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, और बहुत से लीगल इश्यूज़ भी हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर देखें डोमेस्टिक डिटरमिनेंट्स में, तो मीडिया एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं। अरब स्प्रिंग इज वन ऑफ द मेजर एंड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मीडिया इन चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। अरब स्प्रिंग का आपको पता होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं आइडिया, तो इसको थोड़ा सा एक बार गूगल कर लें। अरब स्प्रिंग ये था कि ट्यूनीशिया के अंदर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो एक शख्स ने ना आग लगा ली अपने आप को। वो एक रेहड़ी-बान था, सब्ज़ी फ़रोश था शायद, तो उसकी वजह से वो मीडिया के ऊपर उसकी इतनी वायरल हुई, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब वाला केस हुआ था, तो या नूर मुकद्दम वाला केस हुआ था, वो भी इतनी वायरल हुई कि वो ओवरऑल इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुए इन ट्यूनीशिया, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को नील डाउन करना पड़ा और गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। और फिर वो वहाँ सिर्फ़ ट्यूनीशिया में नहीं हुई, साथ इजिप्ट में और उसके अलावा जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी, वहाँ पर वो फैलती गई। इसी तरह यमन में हुआ, ये यमन में तब से 2010 से ये इश्यूज़ चले आ रहे हैं। लीबिया के अंदर मसाइल क्रिएट हुए। तो ये सारे जो कंट्रीज़ थे, उनके अंदर जो ये इश्यू हुए थे, मीडिया का रोल जो था, इसको कहा जाता है अरब स्प्रिंग, जिसकी वजह से वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी, वो काफ़ी टॉपल डाउन हुई। इन वियतनाम वार, मीडिया प्लेड इट्स रोल एंड वार वाज़ एंडेड। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में देखते हैं। टिल देन जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।